प्रिय विद्यार्थी, आप लोग का आज के इस क्लास में स्वागत है। इसमें हम लोग क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी एवं केमिस्ट्री पर विचार किया जाएगा। देखिए, डब्ल्यू वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कलर्ड फाइबर का नाम क्रोमोजोम रखा। आपके इस स्लाइड में दाहिने तरफ जिस वैज्ञानिक का तस्वीर है, ये डब्ल्यू वाल्डेयर हैं। क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी में जो बाएं तरफ सबसे ऊपर का चित्र है, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा मॉर्फोलॉजी। इसमें देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। अंदर में जो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह क्रोमोनिमा कहते हैं। और इस पर छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको क्रोमोमियर कहते हैं। जिस मटेरियल में यह बाथ्ड है, जिस मटेरियल के अंदर यह पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो बाहरी इसका आवरण है, जो इसकी दीवार है, उसे क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। एक नीचे की तरफ जो गोला है, इसे सैटेलाइट कहते हैं। आप देख रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर इसमें दिया गया है। 7 प्रकार के, इस 7 से 8 प्रकार के इसमें कंपोनेंट्स हैं, जिसकी हम लोग चर्चा और आगे करेंगे। तो ये क्रोमोजोम का जनरल ऐसे मॉर्फोलॉजी। जब यह कंडेंस्ड हो जाता है तो और इसके अंग क्लियर हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में एक पॉइंट पर ये जुटे रहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसमें 2 इक्वल हाफ होते हैं, और प्रत्येक हाफ सिस्टर क्रोमेटिड है। दोनों 2 क्रोमेटिड से एक क्रोमोजोम बनते हैं। उसके ठीक नीचे वाले बाएं तरफ के चित्र में जो कलर डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि यह क्रोमोजोम है, जिसके 2 क्रोमेटिड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और सेंट्रोमियर के द्वारा एक पॉइंट पर यह जुड़े हुए हैं। अच्छा, देखिए, क्रोमोजोम के बारे में ये सब जितनी जानकारियां हैं, सेल डिवीज़न के दौरान न्यूक्लिक मटेरियल का जब डिवीज़न में ये एक से दूसरे सेल में जाते हैं, तो उसमें क्रोमोजोमल मूवमेंट होता है। क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी में होने वाले परिवर्तन और मूवमेंट ही सेल डिवीज़न का आधार बनाते हैं। हर स्टेज में इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, जिसमें मेटाफेज में ये बहुत अच्छा दिखता है कंडेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर एक प्लांट सेल, एक प्लांट के टिश्यू का स्लाइड बना हुआ है स्क्वेस्ट टेक्निक से, जिसमें कि एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज इत्यादि फेज दिखाए गए हैं। इसमें इक्वेटर पर यह जो अरेंज एक तस्वीर दिख रहा है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो कि डिस्क्रीट है, एक दूसरे से अलग हैं, काउंटेबल है, मॉर्फोलॉजी क्लियर है, उसे कहते हैं मेटाफेज। और यही वो क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम यही सेल डिवीज़न में दिखता है। ठीक इसके ऊपर वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, अथवा क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नीचे में जो चित्र है, यह चित्र दिखाता है कि क्रोमोजोम का शेप कितने प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। और इसके अलावा एक इसमें नहीं दिखाया गया है, वो एसेंट्रिक होता है, सेंट्रोमियर नहीं रहता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बुनियादी तौर से ये 4 प्रकार के क्रोमोजोम का जो शेप है वो दिखाया गया है। और यह एनाफेज के दौरान इसका शेप स्पष्ट होता है। डब्ल्यू वाल्डेयर साहब के ठीक ऊपर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें न सिर्फ क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी दिखाई जा रही है, पर यह थोड़ा बड़ा है, और इस वजह से इसमें पैरानेमिक, प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग और क्रोमोनिमा और क्रोमोसेंटर दिख रहे हैं। अब देखिए, यूकैरियोटिक क्रोमोजोम के क्या फीचर्स होते हैं।
तो क्रोमोजोम्स आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज, मैंने पहले ही बताया। क्रोमोजोम बियर जीन्स इन द लीनियर ऑर्डर, जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम वेरी इन शेप, साइज, नंबर इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पर यह याद रखें, एक ही स्पेसीज के क्रोमोजोम एक जैसे ही रहेंगे, उनकी संख्या समान होती है। फिक्सिटी ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन क्रोमोजोम नंबर्स। अब देखिए, क्रोमोजोम हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्रोमोजोम अपने मालिक्यूल का स्वयं में निर्माण कर देता है, सेल्फ डुप्लीकेशन। जैसे देखिए, अब आरएनए का सिंथेसिस किससे होता है? तो डीएनए पर होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। पर डीएनए का सिंथेसिस किस पर होता है? डीएनए से ही बनता है। तो यह सेल्फ डुप्लीकेटिंग मालिक्यूल हो गया। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन एंड जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम। यह जुड़ गया आपस में। क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम साइज इज measured एट माइटोटिक मेटाफेज जनरली। ऐसा क्यों है कि इसे मेजर किया जाता है माइटोटिक मेटाफेज में? क्योंकि ये कंडेंस, डिस्क्रीट और विजिबल फॉर्म में होता है। प्लांट्स यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोजोम देन एनिमल्स। प्लांट के क्रोमोजोम लंबे होते हैं एनिमल की तुलना में। प्लांट क्रोमोजोम्स आर जनरली 0.8 to 7 μm in length, whereas animal chromosome are 0.5 to 4 μm in length. Chromosome size vary from species to species. Shape of the chromosome. The shape of chromosome is generally determined by the position of centromere. Chromosomes generally exists in 3 different shapes. यहाँ पे रॉड शेप्ड, जे शेप्ड और वी शेप्ड बताया गया है। ये 3 शेप में 3 मुख्य शेप इसके बताए गए हैं। क्रोमोजोम की संख्या। ईच स्पेसीज हैज डेफिनिट एंड कांस्टेंट सोमैटिक एंड गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर। माने जो रहेगा वो डेफिनिट रहेगा, कांस्टेंट होता है। सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर is the number of chromosome found in somatic cell, while gametic chromosome number is the number of chromosomes found in gametic cell. Some chromosomes are always diploid and are denoted as 2n, whereas gametic chromosomes are always haploid and are denoted as n. In human being, somatic chromosome are XX and XY, whereas genetic chromosome number is X and Y. इसका मतलब कि ये सेक्स क्रोमोजोम है, तो उसके संबंध में बताया गया है। मेल में XY और फीमेल में XX होता है। तो यह जब डिप्लॉयड रहेगा तो या तो XX यदि मेल है तो और फीमेल है तो XY होगा, परंतु जो गैमिट रहेंगे वहाँ पर या तो यह X रहेगा या Y रहेगा। क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली क्रोमोजोम्स कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। संरचनात्मक रूप से क्रोमोजोम में 7 से 8 पार्ट के बने होते हैं। देखिए, यहाँ पेलिकल नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से मैं 8 ही से कहता हूँ। पहला है सेंट्रोमियर, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट, चौथा टीलोमियर, पांचवा क्रोमोमियर, छठा क्रोमोनिमा, सातवां मैट्रिक्स और आठवां पेलिकिल। जो बाउंड्री वाल कवर होता है उसका, वो पेलिकिल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इन्हीं चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर है, और ये जो 2 आइडेंटिकल हाफ हैं ये क्रोमेटिड हैं, और क्रोमोजोम के आर्म कहे जाते हैं सेंट्रोमियर के एक साइड के। काइनेटोकोर यहाँ दिखाया गया है। एक क्रोमोजोम की इसमें संरचना दिखाने का प्रयास किया गया है। इधर बाएं तरफ टीलोमियर है। अब देखिए, सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर इज localized region of the chromosome with which spindle fibers attached is known as centromere और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और काइनेटोकोर। देखिए अब तीन नाम एक चीज़ के, ये कन्फ्यूजन न क्रिएट करे, इसलिए यह ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रोमियर है इसी को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं और यही काइनेटोकोर के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है क्रोमेटिड। वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। क्रोमोजोम इज मेड ऑफ टू इक्वल हाफ एंड ईच वन इज कॉल्ड क्रोमेटिड। और एक क्रोमोजोम के जो दो क्रोमेटिड होंगे इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। क्रोमेटिड्स आर ऑफ टू टाइप, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब दो अलग अलग क्रोमोजोम के एक एक क्रोमेटिड को कंसीडर कर रहे हैं तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के एक एक सिस्टर क्रोमेटिड की आप यदि विचार कर रहे हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोजोम में भी दो क्रोमोजोम हैं तो उन दोनों के अलग अलग के एक एक क्रोमेटिड पर यदि आप विचार करेंगे तो वह भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही कहा जाएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सम क्रोमोजोम एक्सिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब जहाँ कटान बना हो, तो जो एक कटान को तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के नाम से जान लिए। अब दूसरा जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, जो दूसरे स्थान पर एक कंस्ट्रिक्शन बनता है। सम क्रोमोजोम एक्सिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सब नहीं, याद रहे, सम क्रोमोजोम एक्सिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इन एडिशन टू प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा कुछ क्रोमोजोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। द क्रोमोजोमल रीजन बिटवीन टीलोमियर इज कॉल्ड सैटेलाइट। द क्रोमोजोम हैविंग सैटेलाइट इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोजोम। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जिस क्रोमोजोम में होगा उस क्रोमोजोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद के हिस्से को, एक छोटे टुकड़े जो रहते हैं, उसे सैटेलाइट कहते हैं और जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट पाया जाएगा उसे सैटेलाइट क्रोमोजोम कहते हैं। टीलोमियर, द टू एंड्स ऑफ द क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज टीलोमियर्स। किसी भी चीज़ में दो किनारे का विभेदन होता है, किनारे साइड का, तो वो जो किनारे साइड का जो पार्ट है, टू एंड्स ऑफ ए क्रोमोजोम, तो उसको टीलोमियर के नाम से जानते हैं। टीलोमियर आर हाईली स्टेबल एंड दे डू नॉट फ्यूज और यूनाइट विथ टीलोमियर ऑफ अदर क्रोमोजोम। तो टीलोमियर किनारा जो है क्रोमोजोम की, उसकी खासियत क्या है कि दे डू नॉट फ्यूज। ये नहीं कि दो क्रोमोजोम एक दूसरे के टीलोमियर से आपस में फ्यूज कर गए, नहीं, ये नहीं होगा, वो फ्यूज नहीं करेंगे। वो आइडेंटिटी को अपने सेपरेट बनाए रखते हैं टीलोमियर की मदद से। न तो वो फ्यूज करेंगे न यूनाइट होंगे विथ टीलोमियर ऑफ अदर क्रोमोजोम। क्रोमोमियर, द क्रोमोजोम्स ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज शो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोमियर इन क्रोमोजोम इज कांस्टेंट। अब देखिए, इसको थोड़ा ऐसे समझा जाए कि पहले साइटोलॉजिकल स्टडी के द्वारा सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोजोम को देखा गया और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उसका और हायर मैग्नीफिकेशन की तरफ बढ़ा गया तो वहाँ पर क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर दिखा अंदर में, वहाँ पर फाइबर रनिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक अनेक फाइबर रन कर रहे थे और उन फाइबर्स पर इक्वल डिस्टेंस पर छोटे छोटे दाने के समान संरचना पाए जाते थे। तो दाने के समान जो संरचना है ये तो हो गया क्रोमोमियर, और जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ क्रोमोजोम टू अनदर एंड ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमोनिमा। अब एक और मज़ेदार बात आप जान लीजिए कि जीन क्या है, ये सवाल उठा। तो लोगों ने जो साइटोलॉजी के स्टडी से क्रोमोमियर और क्रोमोनिमा देखे थे, उन्होंने कहा कि इट इज़ ए बीड ऑन स्ट्रिंग। जीन है बीड, और जो वो धागे की तरह वन इंच से दूसरे इंच तक फैला हुआ क्रोमोनिमा है वो एक स्ट्रिंग मान लीजिए। तो जैसे एक धागे पे दाना 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 दाना, जैसे मोती का माला आप बनाए हो तो एक स्ट्रिंग है और उस पर दाना मोती का अनेक लगा हुआ है। तो जीन क्या है, वो मोती का दाना है।
और ये साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को उसके प्रमाण के रूप में इस्टेब्लिश करते थे। पर जब न्यूक्लियोजोम मॉडल क्रोमोजोम का आया तब वहाँ पर यह बात स्पष्ट हुआ कि नहीं, डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन क्या है? तो डीएनए का सेगमेंट है, ये सबसे मॉडर्न परिभाषा है। और डीएनए क्या है? तो यह हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड के समान रहता है। तब यह बात सामने आया कि इट इज स्ट्रिंग ऑन द बीड। व्हाट इज जीन? जीन इज ए स्ट्रिंग ऑन द बीड, धागा है बीड के ऊपर। अब वो कैसे? तो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा एक कोर पार्टिकल बनाया जाता है और उस कोर पार्टिकल पर डीएनए जो है, जो जीन है, वो रैप्ड अराउंड रहता है, उसके चारों ओर वह लिपटा रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्रोमोजोम के अध्ययन साइटोलॉजिकल पॉइंट से कर रहे थे। तो क्रोमोनिमा आया जो कि 1 इंच से दूसरे इंच तक क्रोमोजोम के फैला हुआ धागे के समान रचना है और उस पर छोटे छोटे दाने के समान संरचना दिखता है जिसको क्रोमोमियर कहते हैं और उसे जीन कहा गया। मैट्रिक्स, it is a fluid part in which chromonema are embedded, is called matrix। जिस ग्रैनुलर जेली लाइक सब्सटेंस में जो क्रोमोनिमा फाइबर है वो बाथ्ड इन रहता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और तब इसका 8वां स्ट्रक्चर देखिए जो मैं बार बार बोल रहा था, वह पेलिकिल है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्रोमोजोम कॉल्ड पेलिकिल। अब हम लोग देखें इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम कैसा है। केमिकली क्रोमोजोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। इसका मतलब क्या क्या? न्यूक्लिक एसिड अब हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, तो एक आरएनए है, एक डीएनए है और फिर प्रोटीन। 2 न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ये मिल के क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। जेनरली क्रोमोजोम कंटेन 30 to 40% डीएनए and 50 to 65% प्रोटीन and 0.5 to 10% आरएनए। अब यह ध्यान रहे कि इन सबका कंपोजिशन एक मिलाया जाए वो 100% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे एक तरफ का 30 रख लिए तो चाहे दूसरे वाले का फिर 50 रखिए तो 50, 30, 80 और तब उस 10 को भी मिला दीजिए आरएनए का, तब भी यह 90 ही जा रहा है। तो कहने का मतलब दे आर एडजस्टेड इन ए वे दैट 100% टुगेदर कंस्टिट्यूट, और साथ में वो सम्मिलित रूप से तो 100% ही होंगे, पर किसी में कोई पार्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, दूसरा कोई कम होगा। इस प्रकार से होने से ऐसा होता है। डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल इज कांस्टेंट। डीएनए कंटेंट ऑफ ए गैमेटिक सेल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सोमैटिक सेल। जितना गैमेटिक सेल में रहेगा वो ठीक आधा होता है किसका? जो सोमैटिक सेल में या वेजिटेटिव सेल में जो पाए जाएंगे उसके आधा होता है गैमेटिक सेल में। गैमिट में आधा क्रोमोजोम रहेगा। हम जानते हैं कि एक मियोसिस डिवीज़न बोला जाता है, रिडक्शन डिवीज़न, और रिडक्शन के दौरान ही गैमिट का निर्माण होता है, तो क्रोमोजोम की संख्या यहाँ आधी हो जाती है। डीएनए ऑफ क्रोमोजोम इज ऑफ 2 टाइप, यूनिक डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए। Unique DNA is also known as non-repetitive DNA. Codes for protein which require in large quantity of cell, e.g. storage protein कहा जाता है। ये देखिए 2 बात यहाँ बताया गया है, गौर करिएगा कि यूनिक डीएनए क्या है भाई। तो इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन रेपिटेटिव डीएनए। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये डीएनए बार बार नहीं होगा, ये हाईली कंजर्व है
और ये काम क्या करता है? तो काम ये करता है कि कोड फॉर प्रोटीन विच रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी फॉर सेल। जैसे स्टोरेज प्रोटीन लार्ज अमाउंट में सेल के अंदर चाहिए तो इनकी कोडिंग का काम करता है। रेपिटिटिव डीएनए सॉरी रेपिटिटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेस सीक्वेंस which are few to several hundred base pair long and are present to several to a million copy per genome। रेपिटिटिव डीएनए में जो बेस सीक्वेंस हैं वो सैकड़ों बार रिपीट हो सकते हैं और पर जीनोम उनकी कॉपी की संख्या सेवरल 2, 4, 5, 10 से मिलियंस तक हो सकती है। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 30% रेपिटिटिव डीएनए। रेपिटिटिव डीएनए इज फर्दर डिवाइडेड इन हाईली रेपिटिटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रेपिटिटिव डीएनए। अब देखिए आरएनए पे कुछ विचार किया जाए तो प्यूरिफाइड क्रोमेटिन कंटेन्स 10 से 15%, ये रेंज बताया जा रहा है। आरएनए 10 से 15% आरएनए रहेगा और आरएनए एसोसिएटेड विथ क्रोमोजोम इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। यह 3 प्रकार के आरएनए बताए गए हैं। क्रोमोजोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। इनमें से आरएनए यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रकार का मुख्य रूप से बताया गया, जो कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन एसोसिएटेड विथ क्रोमोजोम इज क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड ग्रुप। क्रोमोजोम में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो प्रोटीन क्रोमोजोम से एसोसिएटेड हैं, उन प्रोटीन को 2 ब्रॉड ग्रुप में बांटा गया है, 2 मुख्य ग्रुप में। एक को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को कहा जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर एसिडिक इन नेचर और हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड बेसिक है तो उसके आधार पे उस तरह के एमिनो एसिड की संख्या ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में हिस्टोन प्रोटीन जो है वह बेसिक होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होता है। हिस्टोन प्रोटीन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल क्रोमोजोमल प्रोटीन, माने हिस्टोन ही का मात्रा सबसे अधिक है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो विथ डीएनए। डीएनए जितना उसी के हिसाब से ये रहेंगे, ये 1:1 रेशियो में। 5 फ्रैक्शन ऑफ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। अब हिस्टोन प्रोटीन को भी फर्दर 5 भाग में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है 1H1, दूसरे को 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। तो ये 4 प्रकार के हिस्टोन बताए गए हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मेकअप to 20% of the total protein mass and content of the non-histone protein is different from species to species। माने यह कंजर्व नहीं है। इवोल्यूशन के प्रक्रिया जब विकास हुआ तो उस प्रक्रिया में नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंजर्व नहीं है और स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करेगा। इतना ही नहीं, यह टिश्यू टू टिश्यू भी एक ही ऑर्गेनिज्म के वैरी कर सकता है। Non-histone protein includes many important enzymes like DNA and RNA polymerase। अब आइए थोड़ा सा इसके टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर विचार किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। चाहे आर्म के आधार पर भी आप कह सकते हैं, चाहे सेंट्रोमियर के आधार पे। तो आप जानते हैं कि सेंट्रोमियर से एक तरफ एक आर्म है और दूसरे तरफ दूसरा आर्म है। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन यदि ऊपर हो जाएगा तो उसके ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो आर्म का लेंथ वैरी कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं
ये तस्वीर आप देखें जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, क्रोमोजोम में बीच में है। तो बीच में है तो ऊपर का आर्म और सेंट्रोमियर के नीचे का आर्म, दोनों आर्म बराबर हो गए और इसको मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं। तो देखिए नामकरण में सेंट्रोमियर के पोजीशन पर ही ध्यान दिया गया है कि सेंट्रोमियर यदि बीच में है तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, जबकि सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा आगे या पीछे रहेगा तब। तो जैसे देखिए यहाँ थोड़ा आगे है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, यह सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि ऊपर वाला आर्म छोटा हो गया थोड़ा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो गया, उसी अनुपात में। यह सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है। अब इसके बगल में देखिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब इसमें क्या है कि सेंट्रोमियर का पोजीशन और ऊपर की ओर चला गया, इसका पोजीशन और बदल गया। तो इस प्रकार से बदला कि ऊपर वाला आर्म बहुत छोटा हो गया और नीचे वाला आर्म उसी अनुपात में बहुत बड़ा हो गया। तो यह एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है। और इसके बगल में आ गया टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। जब सेंट्रोमियर का पोजीशन क्रोमोजोम के एंड पॉइंट पे हो तब यह टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम कहा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में देखिए एक आर्म तो साफ ही हो गया, मुझे तो नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला तस्वीर आप यदि देख पाएँ तो बताइएगा, और दूसरा आर्म बहुत बड़ा है, तो यह टीलोसेंट्रिक। अब हमने कहा कि एक और कंडीशन की कल्पना करिए जिसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं, तो इसको एसेंट्रिक क्रोमोजोम कहा जाएगा। ए मतलब नहीं, जैसे अभय, ठीक है ना, भय नहीं, तो एसेंट्रिक क्रोमोजोम वेयर सेंट्रोमियर इज नॉट प्रेजेंट। अब ऐसे का यहाँ जिक्र क्यों नहीं आया, क्योंकि जब एसेंट्रिक क्रोमोजोम रहेगा, सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इन्हीं चीज़ को यहाँ फिर दिखाया गया है कि ये कैसे क्लासिफाई किया गया है। उनके दो आर्म, ये मैंने आपको समझाते समय बताया। अब उसका नाम यहाँ पी और क्यू रख दिया गया, ये बड़ा करके भी आप लोग देख लें, वही चीज़। इसमें जो बोला गया वही बातें हैं, कोई और ख़ास बात नहीं है। अब ये देखिए वही, अब इसमें शो किया जा रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का स्वरूप कैसा होगा। अच्छा, इसको देखिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के लेटर के अनुरूप इसे नामकरण भी देने का प्रयास किया गया है। तो जब वी देखिएगा तो उसके दोनों आर्म वी के कैसे हैं, बराबर हैं, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम वी के आकार का हो जाता है। कब, तो एनाफेज में। यहाँ पर दोनों आर्म इसके रफली इक्वल होते हैं और सेंट्रोमियर का पोजीशन मीडियन होता है, माने बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम दिखाने का कोशिश किया गया। तो देखिए एल जो इंग्लिश का लेटर है, तो एक तो बड़ा है और दूसरा छोटा है। एल में भी दो आर्म यदि आप देखने का प्रयास कर सकें तो आप पाएंगे कि एक एल ऊपर से जो आ रहा है वो बड़ा है कैपिटल एल में, और जब साइड में घूम रहा है तो वो छोटा है। तो ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हो गया। इसका पोजीशन मीडियन नहीं होता है, ऊपर के आर्म की तरफ एक साइड में बढ़ा हुआ रहता है। तो जो आर्म बनेंगे, एक आर्म छोटा होता है, दूसरा आर्म बड़ा हो जाता है। छोटे आर्म को पी कहते हैं और बड़े आर्म को यहाँ क्यू कहा जा रहा है। एक को पी, एक को क्यू। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, centromeres located close to one end of chromosome. The centromere is more terminally placed and forms very unequal arm length, बहुत unequal. The P arm is so short that it is hardly observed, still present. Acrocentric chromosome may be rod shaped during anaphase. यदि दूसरा पार्ट दिखेगा ही नहीं तो यह
एक्रोस है। अच्छा, इसको आप ये भी एक विचार करिए कि यह जे की तरह क्यों नहीं कहा जाए। एल जो है उससे जे का दूसरा आर्म छोटा होता है कि नहीं, यह विचार के लिए आपके मैं सवाल रखता हूँ। टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ क्रोमोजोम, एट टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम लाइज एट दी वन एंड, एकदम किनारे पर है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में भी रॉड शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में यह रॉड शेप्ड होगा। थैंक यू। अब देखिए, आप लोग के लिए 5 सवाल मैं यहाँ बोल रहा हूँ जिसका जवाब आपको बताना है। पहला तो ये है कि किस व्यक्ति ने क्रोमोजोम नाम दिया, उस व्यक्ति का नाम बताइए। दूसरा सवाल है कि क्रोमोजोम के बाहरी कवर को क्या कहते हैं। तीसरा सवाल है क्रोमोमियर कहाँ पाया जाता है। चौथा सवाल है कि जीन इज ए स्ट्रिंग ऑन बीड और बीड ऑफ स्ट्रिंग, जस्टिफाई। छोटा सा 2-3 लाइन में जवाब देंगे आप। और अगला सवाल है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये जवाब लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, और धन्यवाद। और यह याद रहे कि यह आपका पुराना टॉपिक है जो मैं एक कवर कर लूँगा ये आपको मिलने के साथ ही, और तब सिर्फ एक टॉपिक बचा रह जाएगा हम लोग का, वो है सेलुलर एंड सब सेलुलर। आपको पता होगा कि आपके क्लासेज माने जाते हैं 16 जुलाई से लेसन प्लान में रहता है, तो उसके हिसाब से सब कवर मैंने सब किया है। यह एक क्रोमोजोम की मार्फोलॉजी और केमिस्ट्री, और एक सेलुलर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर बचा है। तो ये देने के बाद फिर मैं वो आपको दूंगा। धन्यवाद।